वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन नंबर 5 है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन इस सेक्शन में गिवन है, उसको भी पढ़ेंगे। पार्टीज जो होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, ड्रार, ड्राई एंड पेई, उनके बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिमेन देखेंगे कि जी बिल ऑफ एक्सचेंज देखने में कैसा होता है और एग्जाम में ड्राफ्ट करना पड़े तो हमें कैसा फॉर्मेट बनाना चाहिए। और सेक्शन 5 में एसेंशियल एलिमेंट्स भी मेंशन है, तो उनको भी हम इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो सेक्शन 7 भी इसमें शामिल है, जो कि बेसिकली पार्टीज से रिलेट करता है, तो उसके ऊपर भी हमारे थोड़ा सा ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट जो है सेक्शन 7 की भी इस वीडियो के अंदर है, लेकिन मेन फोकस हमारा सेक्शन 5 की रिक्वायरमेंट पर है। सो स्टेप वाइज इन चारों पॉइंट्स की तरफ चलते हैं और वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो एक तो ये है कि राइटिंग में होना चाहिए। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ये जहन में रखना है कि रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर। साइंड बाय द मेकर, इसमें मेकर को ड्रॉर कहते हैं हम। डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे ऑन डिमांड और एट अ फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम, जिसमें आप ऑर्डर ये दे रहे होते हैं कि ये डिमांड पर भी पेएबल हो सकता है और फ्यूचर के टाइम पर भी हो सकता है। अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है ये और बेयरर भी हो सकता है। तो अगर हम इस डेफिनेशन के की पॉइंट्स का एनालिसिस करें तो पहली बात तो ये आती है कि ये इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होना चाहिए। दूसरी ये कि अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तीसरा ये कि साइंड बाय मेकर होना चाहिए, यानी ड्रॉर जो इसको बनाता है उसने इस पर साइन किए हों। फिर ये पेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है और पेबल ऑन टाइम बेसिस भी हो सकता है, यानी डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है और टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। इसमें जो पैसे होंगे वो सर्टन सम ऑफ मनी होने चाहिए। ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, यानी किसी शख्स के ऑर्डर पे पेएबल हो, और बेयरर भी हो सकता है कि जो इसको होल्ड करता हो, बेयर करता हो, उसके कहने पर भी हो सकता है। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है और बेयरर भी हो सकता है। अब नॉर्मली जो बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक क्रेडिटर ड्रॉ करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, जिसने पैसे लेने होते हैं, और वो ऑर्डर देता है डेटर को कि वो अमाउंट पे करे टू द पर्सन स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अब जो पर्सन स्पेसिफाइड है वो क्रेडिटर खुद भी हो सकता है, वो कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जिसके क्रेडिटर ने पैसे देने हो, तो वो डेटर को ये डायरेक्शन दे सकता है कि भाई ये पैसे तुम उस शख्स को दे देना, या वो ये डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि ये पैसे मुझे दे देना। तो ड्रार जो है वो पेई खुद भी हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट है 1956 का, उसका सेक्शन 35 है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि अब बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड कैन नॉट बी इशूड। तो पेएबल टू बेयरर वाला जो होगा वो फिर टाइम इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड वाला जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो इशू नहीं किया जा सकता। सो ये फैक्टर्स हैं जिनको हमें सामने रखना है, और इसके बाद अब हम चलते हैं डेफिनेशन के बाद कि फोकस करते हैं कि इसमें पार्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। मारिया ड्रॉन अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन जारा वर्डेड एज, जिसमें अल्फाज क्या हैं कि 2 months आफ्टर डेट, जिस डेट पर इसको बनाया जा रहा है उसके 2 महीने बाद, पे टू हुसैन। अब देखें तीन पार्टीज आ गई है। पे टू हुसैन और ऑर्डर द सम ऑफ ₹9,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अब इसमें हम देखते हैं कि जी जिसने बिल ड्रॉ किया, मारिया, शी वुड बी कॉल्ड ड्रार, या मेकर भी कह सकते हैं। ड्रार वो पर्सन है जो ऑर्डर करता है बिल ऑफ एक्सचेंज पर पेमेंट करने का। और ड्रार ऐसा पर्सन होता है जो सिर्फ तब लायबल होता है अगर ड्राई बिल को एक्सेप्ट नहीं करता या फिर पे नहीं करता। लाइबिलिटी लाइबल टू पे ओनली इन केस ड्राई डज नॉट एक्सेप्ट और डज नॉट पे ऑन ड्यू डेट। ड्राई ने असल में पेमेंट करनी होती है, और ड्राई अगर पेमेंट नहीं करता तो फिर जो है वो ड्रार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और इवन इफ ड्रार को पेमेंट करनी पड़े तो वो बाद में ड्राई से अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। वो पार्टी जिसको ऑर्डर दिया जाता है उसे ड्राई कहते हैं, और वो जब अपनी इस लाइबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको एक्सेप्टर भी कहते हैं। ड्राई द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे, who orders drawer and who is directed to pay dry the amount by drawer and is primary liable,
यानी असल में जो पेमेंट करने की जिम्मेदारी है वो ड्राई की बनती है। ड्राई डिफॉल्ट कर दे तो ड्रार को पैसे देने पड़ जाते हैं, और जब ड्राई एक बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर ले तो उसको फिर एक्सेप्टर कहते हैं। इसलिए जो पर्सन ड्राई होता है वही पर्सन एक्सेप्टर बनता है। फिर इसमें लफ्ज यूज हुआ हुसैन, तो यहां पे जो है ना देखें, ड्राई वाला जिसको ऑर्डर दिया गया है वो ज़ारा है। हुसैन इज पे, जिसको पेमेंट करनी है। इट इज़ अ पर्सन टू होम द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल, जिसको अमाउंट मिलेगी इसका ये राइट होता है कि ये ड्यू डेट पर जो है अमाउंट क्लेम कर सकता है, और अगर ट्रांसफ़र करना चाहे, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, तो ये किसी और पर्सन को इंडोर्समेंट के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है इंस्ट्रूमेंट, और अगर ये किसी और को इंडोर्स कर देगा तो वो शख्स पे ही बन जाएगा इसकी जगह पे। तो ये तीन पार्टीज हमें ध्यान में रखनी है, ड्रार, ड्राई एंड पे, और एक्सेप्टर भी वही होता है जो ड्राई होता है। अब स्पेसिमेन डिस्कस करते हैं। तो अगर पेपर में आपको फॉर्मेट बनाना पड़े तो उसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि डेट मेंशन करें लाजमी, और अमाउंट मेंशन करें। उसके बाद जो आपकी स्टेटमेंट है वो ये होनी चाहिए कि पे टू, अब ये देखें अल्फाज नहीं यूज हुए ऑर्डर के, लेकिन ऑर्डर है इसमें कि पे करो 3 months आफ्टर डेट, पे टू यासीन और टू हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो ऐसे ही एक सेंटेंस सिंपली आपने लिखना है। अच्छा, फिर जो ड्राई होगा उसके सिग्नेचर हो जाते हैं एक्सेप्टेंस के, तो अगर वो एक्सेप्टेंस भी शो करनी हो आपने तो वो यहाँ पे शो करेंगे, और ड्राई का जो नाम और एड्रेस है वो फिर टू के अंदर शो किया जाता है। फिर इस पे जो ये जो यासीन है ये तो पे ही है, यहां पे ये जो मोहसिन का यहां पे नाम यूज हुआ है यहां पे सिग्नेचर होंगे, और ये ड्रार का डाटा होगा। तो ये जो है ये सारा ड्राई है, यासीन वाला नाम जो है वो पे ही है, और जो सिग्नेचर हैं ऑन द राइट बॉटम कॉर्नर वो ड्रॉर के हैं या मेकर के हैं। एक गूगल से भी हमने बिल ऑफ एक्सचेंज ढूंढे तो हमें जो सबसे मुनासिब मिला वो ये था, जो कि 1972 की डेट का बना हुआ है बॉम्बे इंडिया में। जो मुंबई अब शहर कहलाता है उसका पुराना नाम क्योंकि बॉम्बे था, तो उसमें जो है डेट पर एक बना हुआ है, और ये बाकायदा टाइप्ड जो है बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो इसके अंदर भी सारे जो एरियाज़ हैं वो पूरे हो रहे हैं। इंडिया में भी जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लॉ है वो कंसीडरेबली जो है वो सेम लॉ है जैसे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। तो इस वजह से ये इंस्ट्रूमेंट हम देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा होता है। तो सिंपल फॉर्मेट बनाना हो तो वो भी आपके सामने मौजूद है। अब हम बात करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स की, कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन से एलिमेंट्स हैं जो लाजमी होने चाहिए, ताकि बिल ऑफ एक्सचेंज पे जो क्वेश्चंस आते हैं कि जी वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है या वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, उसको हम बेहतर तौर पर रिस्पॉन्ड कर सकें। तो प्रॉमिसरी नोट की तरह कुछ चीज़ें सेम हैं, और प्रॉमिसरी नोट पर हम ऑलरेडी वीडियो कवर कर चुके हैं सेक्शन 4 पे। तो कुछ चीज़ें सेम हैं, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क है, तो वो मैं हर एसेंशियल के ऊपर बात करता जाऊंगा जहां पर सेम है और डिफरेंट वाली बात है। तो पहली बात ये है कि ये इन राइटिंग होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये बात सेम है प्रॉमिसरी नोट के साथ। प्रॉमिसरी नोट भी इन राइटिंग ही होता है। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। आजम ने एक इंस्ट्रूमेंट साइन किया जिसमें अल्फाज ये हैं, पे ₹5,000 टू आजम और ऑर्डर। ये एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है क्योंकि इसमें जो वर्ब यूज हुआ है पे का, ये ऑर्डर को शो कर रहा है, और ये राइटिंग के अंदर है, लिखकर बात की है, साइन की है, तो ये एक वैलिड बिल होगा। एक और इंस्ट्रूमेंट देखते हैं कि आसिफ ऑर्डर्स टू बहराम टू पे अ सम ऑफ 500 ऑन टेलीफोन। देखें ये राइटिंग में नहीं है, तो ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज कंसीडर नहीं होगा। दूसरी एसेंशियल ये है कि डेफिनेट और अनकंडीशनल होना चाहिए। ये बात प्रॉमिसरी नोट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में सेम है, बस फ़र्क ये है कि प्रॉमिसरी नोट में अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है और बिल ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। तो ये ऑर्डर का वर्ड का फ़र्क है, बाकी ये सेम होगा। प्रॉमिसरी नोट में हम पढ़ते हैं कि ये प्रॉमिस टू पे होता है। सो ऑर्डर टू पे शुड नॉट डिपेंड अपॉन कंडीशन और अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। और इसमें इस बात का हमें ध्यान में रखना है कि इन सिचुएशन में कंडीशनल नहीं होगा। अगर एक पर्टिकुलर प्लेस पे पेमेंट कहते हैं, हम कहते हैं जी ये जो इसकी अमाउंट है वो तो इस्लामाबाद में पे होगी, या स्पेसिफाइड टाइम के बाद पे होगी, हम कहते हैं कि जी 1 month आफ्टर डेट पे होगी, तो वो भी बिल्कुल किया जा सकता है। और ऑन द हैपनिंग ऑफ सच इवेंट होगी जिसका
हैपनिंग जो विच मस्ट हैपन ऑल्दो द टाइम ऑफ इट्स हैपनिंग में बी अनसर्टन। तो एक ऐसा इवेंट जो लाजमी होना है, चाहे उसकी टाइमिंग कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर लाजमी होना है तो उसकी बेस पर अगर पेमेंट होगी तो वो भी कंडीशनल नहीं समझी जाएगी। रीज़न इसकी ये है कि जब इवेंट होना लाजमी है, इसका मतलब है पेमेंट भी लाजमी होनी है। तो पेमेंट तो कंडीशनल ना हुई, पेमेंट तो कंफर्म हो गई। हाँ, टाइमिंग कंडीशनल हो गई कि टाइमिंग क्या होगी वो उस इवेंट के अनसर्टेनिटी से राइज हो रहा होगा। एक एग्जांपल देखते हैं कि एक बिल ड्रॉ किया गया जिसकी वर्डिंग है पे ₹5,000 टू सलीम एज अर्ली एज पॉसिबल। ये ना टाइम स्पेसिफाइड है और एज अर्ली एज पॉसिबल बहुत ही वेग स्टेटमेंट है, तो इसको जो है वो अनसर्टन स्नैरियो की वजह से ये एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज कंसीडर नहीं होगा। तो ये जो अभी तक हमने दो एसेंशियल्स कवर किए, इन दोनों में जो है प्रॉमिसरी नोट के अंदर और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर सेम रूल अप्लाई हो रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डर टू पे। ये फर्क होता है प्रॉमिसरी नोट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर टू पे होता है, जबकि प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस टू पे होता है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का ये एक मेन डिफरेंस है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑर्डर टू पे एंड बेसिकली प्रॉमिसरी नोट इज प्रॉमिस टू पे। तो एक मेन डिफरेंस ये है, और दूसरा मेन डिफरेंस ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं जबकि प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं। अच्छा, रिक्वेस्ट टू पे जो है उसको ऑर्डर नहीं कंसीडर किया जाएगा, वो प्रॉपर बिल ऑफ एक्सचेंज कंसीडर नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट टू पे इज नॉट ऑर्डर टू पे। एग्जाम्पल हम देखते हैं, फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय अदील। एक है कि बाबर प्लीज पे ₹50,000 टू एहसान और ऑर्डर। यहां पर जो अगर हम देखा जाए तो प्लीज पे इट्स जस्ट पोलाइट, ये एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है क्योंकि इसमें पेमेंट की बात की जा रही है कि पे किया जाए, लेकिन उसको पोलाइटली बात की जा रही है। इट डज नॉट मीन कि जो है ना इसे हम ऑर्डर ना कंसीडर करें। सो बिलाल विल मच ओब्लाइज मी बाय पेइंग टू दाऊद ₹30,000। ये भी है कि बिलाल मुझे ओब्लाइज करेगा और वो पे करेगा दाऊद को, तो ये भी एक ऑर्डर है। ये दोनों वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज कंसीडर होंगे, हालांकि इसमें जो लैंग्वेज यूज हुई है वो पोलाइट है। तो पोलाइट लैंग्वेज बुरी बात नहीं है, ऑब्वियसली ऑर्डर जो है वो पोलाइट लैंग्वेज के साथ दिया जा सकता है, बल्कि ऐसा देना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं कि फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स साइंड बाय अकबर। बाबर प्लीज लेट जाजिब हैव 50,000 एंड प्लेस इट टू माई अकाउंट एंड ओब्लाइज। यानी आप कह रहे हैं कि जी एक किस्म का इस पूरी वर्डिंग से तो ये पता चल रहा है कि प्लेस इट टू माई अकाउंट, कि आप उससे एक किस्म का लोन मांग रहे हैं कि भाई ये पैसे दे दें और इसको मेरी तरफ जो है ना मेरे खाते में लिख लें। तो ये तो ऑर्डर नहीं है, तो ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज कंसीडर नहीं होगा। फिर है बुशरा, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज इफ यू मेक इट कन्वीनियंट टू पे। अब ये ऑर्डर की वर्डिंग नहीं है, ये टोटली एक किस्म का इतना ज़्यादा आप उसमें जा रहे हैं कन्वीनियंट हो तो इफ़ यू, और ये कंडीशनल भी कर दिया आपने, इफ़ यू मेक इट कन्वीनियंट टू पे, तो ये एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज कंसीडर नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर रिक्वेस्ट टू पे आ रही है, इसके अंदर ऑर्डर टू पे नहीं आ रहा। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ऑर्डर टू पे होना चाहिए, रिक्वेस्ट टू पे को इग्नोर करना चाहिए, वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज कंसीडर नहीं होगा। फिर है कि साइंड बाय ड्रॉर एंड ड्राई। जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर मेकर के साइन भी होने चाहिए, और सब्सिक्वेंटली जब उस बिल को ड्राई एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं वाकई इस पर पेमेंट करूंगा तो उसके साइन भी होंगे। यहाँ पर इसका प्रॉमिसरी नोट से ये डिफरेंस है कि प्रॉमिसरी नोट में तो ड्राई का कॉन्सेप्ट होता नहीं है, तो प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ ड्रॉर के यानी मेकर के सिग्नेचर होते हैं और ड्राई के सिग्नेचर नहीं होते। तो ये एक डिफरेंस है। इस पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आसिफ ने एक बिल ड्रॉ किया है बहराम पे और उसमें लिखा है पे ₹10,000 टू सलीम और ऑर्डर बट डज नॉट साइन इट। साइन नहीं किए तो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। साइन होने लाजमी है ड्रार के, तो स्टार्ट में ही होना लाजमी है और बाद में सब्सिक्वेंटली ड्राई के होना लाजमी है। फिर ये कि जो पार्टीज हैं वो सर्टन होनी चाहिए। ये वाला पॉइंट प्रॉमिसरी नोट का और इसका बिल्कुल सेम है कि जितनी भी पार्टीज हैं वो इंडिकेटेड बिल ऑफ एक्सचेंज में होनी चाहिए विद रीजनेबल सर्टेनिटी। अगर एक पर्सन को रीजनेबली असर्टेन किया जा सकता है तो वो सर्टन पर्सन ही कंसीडर होगा, इवन इफ उसका नाम सही ना मेंशन हो या उसको सिर्फ डेजिग्नेशन से या डिस्क्रिप्शन से मेंशन किया गया हो। और जहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें यह है कि पे फिक्टिशियस हो या नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन हो तो बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेयरर समझा जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या समझा जाएगा? पेएबल टू
बेयरर कंसीडर होगा जहां पे पेई का नाम जो है वो किसी ऐसे पर्सन का हो जो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो हम इसमें आगे बात करें तो इस पे एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। आसिफ ने एक बिल ड्रॉ किया, पे ₹10,000 टू जमील और ऑर्डर बट डज नॉट स्पेसिफाई द नेम ऑफ ड्राई। ड्राई का नाम नहीं लिखा तो ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा। अच्छा, जो पेई का नाम है वो फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से मेंशन कर देते हैं कि पे टू प्रिंसिपल ऑफ ABC कॉलेज, तो वो बेसिकली एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि एक पर्सन का नाम से भी मेंशन किया जा सकता है और उसको उसकी डिस्क्रिप्शन से भी मेंशन किया जा सकता है। फिर हमारे पास पॉइंट है कि सम पेएबल मस्ट बी लीगल टेंडर। ये प्रॉमिसरी नोट के साथ सेम पॉइंट है कि इन ऑर्डर टू पे समथिंग अदर देन मनी और समथिंग इन एडिशन टू मनी विल नॉट बी वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो पैसे ही देने चाहिए, पैसों के अलावा आप कोई गुड्स वगैरह की बात नहीं कर सकते, तो इट मस्ट बी मनी। तो एग्जांपल देखते हैं। आजम ड्राज अ बिल ऑन बाबर एज पे ₹50,000 एंड डिलीवर 100 बैग्स ऑफ व्हीट। तो मनी के अलावा अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगी, चाहे वो एडिशनल इन्वॉल्व हो, चाहे पार्शल हो, चाहे फुल हो, वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा। सो नॉट अ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये पॉइंट जो पॉइंट नंबर 6 है ये प्रॉमिसरी नोट के अंदर भी सेम है। और अब लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, विच इज के सम पेएबल मस्ट बी सर्टन। अच्छा, ये पॉइंट भी प्रॉमिसरी नोट के साथ बिल्कुल सेम है। वहां पे हमने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा कम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों जगह बिल्कुल सेम बात है। प्रॉमिसरी नोट में भी सम पेएबल सर्टन होना चाहिए और बिल ऑफ एक्सचेंज में भी सम पेएबल जो है वो सर्टन होना चाहिए। तो सम ऑफ मनी ऑर्डर टू बी पेएबल मस्ट बी सर्टन एंड डेफिनेट, और अमाउंट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी कंटीजेंसी की बेसिस पर ऐड या सब्सट्रैक्ट हो, प्लस या माइनस हो। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि 3 सिचुएशन लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन है जिसमें सम पेएबल को सर्टन कंसीडर किया जाएगा अगर उसको इंटरेस्ट के साथ पे करना हो या रिटर्न के साथ पे करना हो। लेकिन उसमें ऑब्वियसली शर्त यह है कि इंटरेस्ट या रिटर्न की परसेंटेज या अमाउंट मेंशन हो। जहां पर उसको पेमेंट इंडिकेटेड और करंट रेट ऑफ एक्सचेंज पर होनी हो, फॉर एग्जांपल डॉलर के साथ एक्सचेंज होना है या किसी फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज होना है, तो उसका डेट मेंशन हो कि इस डेट के रेट पर एक्सचेंज होगा या जो उस दिन का रेट होगा उस पर एक्सचेंज होगा, तो ऐसा किया जा सकता है। इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और उसमें इस तरह की शर्त भी रखी जा सकती है कि अगर एक इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट किया तो पूरा बैलेंस जो अनपेड है वो फॉरन ड्यू हो जाएगा और उसको फॉरन सारे के सारी अमाउंट को फिर पे करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो केस हो जाएगा। इसी तरीके से एक एडिशनल पॉइंट लॉ ये मेंशन करता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज में भी है और प्रॉमिसरी नोट में भी है, कि अगर कोई ऐसी अमाउंट पे होनी है जिसमें पहले किसी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस की अमाउंट की कोई एडजस्टमेंट कैलकुलेट होनी है और फिर उसमें से पैसे दिए जाने हैं, तो उसको कंडीशनल नहीं समझा जाएगा, वो यानी सर्टन अमाउंट ही कंसीडर होगी। तो सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं कि मजीद ड्रॉज अ बिल और नवीद एज, जिसमें वर्डिंग ये है कि पे टू सईद ₹20,000 एंड ऑल अदर सम्स ड्यू टू हिम। ये अनसर्टन हो गया। हाँ, यहां पर ये होता एंड 10% इंटरेस्ट, तो वो फिर फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, तो वो देखें वो कैलकुलेट हो सकता है, वो शामिल हो सकता था। ये होता है कि जी डॉलर्स हैं और वो कन्वर्ट करके पाक रुपी में देने हैं, वो भी हो सकता था। आप कहते हैं कि जी 20,000 जो है ना मंथली 5,000 की 4 इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं, वो भी हो सकता था। लेकिन ऑल अदर सम्स पता नहीं चल रहा कि कौन से सम्स हैं, इसलिए ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज कंसीडर नहीं होगा। ये बिल ऑफ एक्सचेंज पर हमारी अंडरस्टैंडिंग है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स असल में तो 3 आइटम्स को ही समझना है कि आपने बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक, इन 3 चीज़ों को समझते हैं तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।